रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पलक एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, जहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त थे। उन्हीं में से एक दोस्त थी रानी, जो कि दिल्ली से थी। रानी एक दिन पलक से कहती है, यार पलक, इस हॉस्टल में रहते हुए हमें इतना समय बीत गया और बहुत समय से मैं अपने घर भी नहीं गई। मुझे तो बहुत याद आती है अपनी फैमिली की, और खास करके दिल्ली के छोले भटूरे की। उनकी तो बात ही अलग होती है। ऐसा क्या खास है दिल्ली के छोले भटूरों में, जो तू हर बार मेरे सामने दिल्ली के छोले भटूरों का जिक्र करती है? आखिर उसमें भी तो वही सब डलता होगा ना, जो यहाँ पर बनने वाले छोले भटूरों में डलता है। भले ही यहाँ वाले छोले भटूरे नॉर्मल हो, लेकिन दिल्ली के छोले भटूरे की बात ही अलग है। तूने कभी दिल्ली के छोले भटूरे नहीं खाए ना, इसलिए तू ऐसा कह रही है। जिस दिन तू दिल्ली जाएगी और वहाँ के छोले भटूरे खाएगी, तब तुझे पता चलेगा मैं इतनी तारीफ क्यों करती हूँ दिल्ली के छोले भटूरे की। अगर ऐसा है तो जब हमारा कॉलेज खत्म होगा तब हम अपने अपने घर चले जाएंगे, और यहाँ से जाने के बाद मैं दिल्ली एक बार जरूर जाऊंगी और वहाँ के छोले भटूरे खाकर ही रहूंगी। मैं भी तो देखूं दिल्ली के छोले भटूरों में ऐसी क्या बात है जो तू इतनी तारीफ करती है। तुझे क्या लगता है तेरे घर वाले तुझे सिर्फ दिल्ली छोले भटूरे खाने के लिए भेजेंगे? उन्होंने तुझे हॉस्टल भेज दिया और अब तू सोच रही है कि तू सिर्फ छोले भटूरे खाने के लिए दिल्ली जाएगी। अच्छा मजाक करती है तू भी। तू जानती है ना कि मैं एक फूड ब्लॉगर बनना चाहती हूँ, और अपने फूड ब्लॉग के करियर की शुरुआत मैं दिल्ली के छोले भटूरों से ही करूँगी। फूड ब्लॉगिंग बाद में करना, पहले सुबह की जॉगिंग कर लेते हैं, वरना अगर यहाँ पर वार्डन ने हमें बात करते हुए देख लिया तो हमें देसी मुर्गा बना देगी। चल जल्दी। इतना कहकर दोनों सहेलियां हॉस्टल के ग्राउंड में जॉगिंग करने लगती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे 2 साल निकल जाते हैं। पलक और रानी का हॉस्टल से जाने का वक्त हो गया था। आखिर बार दोनों एक दूसरे से गले मिलकर कहती हैं, पलक, तेरे साथ समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। कभी मौका मिले तो दिल्ली जरूर आना। हाँ क्यों नहीं। तुझे याद है ना, मैंने तुझे कहा था मैं आगे जाकर एक फूड ब्लॉगर बनना चाहती हूँ, और अपनी फूड ब्लॉगिंग की शुरुआत में दिल्ली के छोले भटूरों से ही करूँगी। तो बस जल्दी मिलेंगे अब। अरे पगली, तुझे आज भी वो बात याद है? मैं तो कब का भूल गई थी। लेकिन सच में अगर तू दिल्ली जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, मुझसे मिले बिना जाने की सोचना भी मत। चल अब मैं चलती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती है और पलक भी अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ घंटे बाद पलक अपने घर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, आज कितने सालों बाद मेरी बच्ची घर वापस आई है। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना तुझे? नहीं माँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप ठीक है ना? और घर में सब कैसे हैं? सब सही है, लेकिन तेरे घर से जाने के बाद बिल्कुल खाली हो गया था। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर तू अब तो वापस आ गई है, तो मानो घर की रौनक वापस आ गई हो। हाँ माँ, सही कहा। आप अक्सर यही चाहती थी कि मैं आपके साथ घर पर ही रहूं, तभी आप मुझे कभी कभी बाहर नहीं जाने देती थी, और मैं बाहर निकलूं इसलिए मुझे पापा ने हॉस्टल भेज दिया। अब जब वापस आई हूँ तब भी आप यही चाहती हैं कि मैं घर में कैद होकर रहूं। नहीं मेरी बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब तो बस तेरे भले के लिए तुझे घर में रखते थे। पता है ना, आजकल का जमाना कितना बुरा है। जरा सी देर में लड़कियों के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है। इस दुनिया में मैं एक ही लड़की नहीं हूँ, मेरे जैसी और भी हजारों लड़कियाँ हैं। उनके माता पिता भी उनकी चिंता करते हैं, लेकिन वो आपकी तरह अपनी बेटी को घर में कैद करके या हॉस्टल में कैद करके नहीं रखते। आप कब समझेंगी ये बात? बेटी, इतने सालों बाद तो तू अपने घर लौटी है, लेकिन अब भी तेरे अंदर का गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। आज भी नाराज है क्या अपनी माँ से तू? हाँ माँ, मैं आपसे नाराज हूँ, क्योंकि आपने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया। मुझे हमेशा इस घर की 4 दीवारी में रखा, या फिर थोड़ी सी बड़ी होने के बाद उस हॉस्टल की 4 दीवारी में रखा। लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे नहीं रोकेंगी। लेकिन बेटी, तो करना क्या चाहती है? मुझे भी तो बता। अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही है? माँ, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, वहाँ जाकर अपना खुद का कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, ऐसा क्या काम है जो दिल्ली में ही हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता? माँ, मुझे फूड ब्लॉगर बनना है, और मैं चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत मैं दिल्ली के छोले भटूरों से करूँ। अब आप मुझे मत रोकना। लेकिन तू वहाँ जाएगी कहाँ? कहाँ पे रहेगी? बाकी सब कैसे होगा? माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, बस मुझे जाने दीजिए। अगर तेरी यही मर्जी है तो तू जा, मैं इस बार तुझे नहीं रोकूंगी। अपनी माँ की बातों को सुनकर पलक बहुत खुश होती है।
आखिरकार वो पहली बार दिल्ली जा रही थी, वहाँ के मशहूर छोले भटूरे खाने, जिसकी तारीफें वो बहुत समय से अपनी दोस्त रानी से सुनती आई थी। कुछ घंटों के बाद वो दिल्ली पहुँच जाती है और यहाँ आकर वो सबसे पहले एक होटल में रूम लेती है और अगले दिन होटल के मैनेजर से पूछती है कि दिल्ली के सबसे अच्छे छोले भटूरे के बारे में, और मैनेजर उसे कुछ दुकानों के बारे में बताता है। पलक वहीं जाती है और अपना पहला व्लॉग बनाती है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त पलक। ये है मेरा नया फूड ब्लॉगिंग चैनल और ये है मेरा पहला व्लॉग। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी शुरुआत दिल्ली के छोले भटूरों से की जाए। इतना कहकर अब पलक व्लॉगिंग करना शुरू कर देती है और उसके सामने बहुत सारे छोले भटूरे थे और उन्हें वो खा रही थी कि तभी उसके पीछे से राहुल नाम का एक लड़का आता है और उसकी प्लेट से एक भटूरा उठाकर खाने लगता है। अरे वाह 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 वाह, दिल्ली के छोले भटूरों की तो बात ही अलग है, मजा आ गया। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या मैं यहाँ व्लॉग बना रही हूँ और तुम ऐसे कैसे किसी की प्लेट से खाना उठाकर खा सकते हो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे क्या है ना, भूख लगी थी और ऊपर से इन छोले भटूरों की खुशबू, अरे मैं खुद को रोक नहीं पाया, माफ करना। वैसे आप दिल्ली की तो नहीं लगती, आप यहाँ पर नई है क्या? हाँ, मैं यहाँ नई हूँ। मैंने दिल्ली के छोले भटूरों के बारे में बहुत सुना था और मैं एक ब्लॉगर भी बनना चाहती थी, तो मैंने सोचा दिल्ली की तरह के छोले भटूरे खाकर अपने ब्लॉग की शुरुआत करूँ। अरे अरे अरे, ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन दिल्ली के छोले भटूरे खाने और उनका ब्लॉग बनाने के लिए तुम्हें यहाँ के बारे में जानना भी तो जरूरी होगा। क्या तुम्हारे साथ दिल्ली में रहने वाला कोई दोस्त है या कोई जान पहचान का रिश्तेदार? नहीं, मैं यहाँ अकेली हूँ और एक होटल में ठहरी हूँ, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के रास्ते और दुकानें देख लूंगी। वैसे अगर किसी चीज की जरूरत हो या मदद चाहिए तो मुझे बताना। अरे मैं भी एक ब्लॉगर हूँ और भटूरों का तो शौकीन हूँ ही। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा क्यों नहीं करते, हम दोनों साथ में दिल्ली के छोले भटूरों को खाते हुए व्लॉगिंग करें? हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे? तुम तो दिल्ली के ही हो ना, तो चलो चलते हैं दिल्ली की किसी सबसे बड़ी छोले भटूरों की दुकान पर। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। दोनों मिलकर दिल्ली के स्वादिष्ट छोले भटूरे का स्वाद लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही वो रेगुलर ब्लॉग बनाते रहते हैं। उनके ब्लॉग्स को भी काफी लोग पसंद करते हैं। ऐसे ही एक दिन पलक की दोस्त रानी पलक का एक व्लॉग देखती है और वो पलक को कमेंट करती है। बाद में रानी पलक के नंबर पर कॉल करती है और कहती है, अरे वाह पलक, तूने जो भी कहा था वो सच करके दिखा दिया। मुझे तो लगा था कि तुम भूल ही गई होगी। वैसे तो दिल्ली के छोले भटूरे बहुत मशहूर हैं, लेकिन देखा अब छोले भटूरे ने तुझे भी मशहूर कर दिया। सही कहा तूने रानी, मुझे क्या पता था दिल्ली के छोले भटूरे सच में इतने स्वादिष्ट होते हैं। जितने वो फेमस होंगे उतने ही मुझे भी फेमस कर देंगे। मैं तो फैन हो गई दिल्ली के छोले भटूरों की। छाया और साक्षी मालती की दो बहू थी। कहने को तो दोनों समझदार थी, लेकिन छाया मालती की बड़ी बहू बहुत घमंडी थी। वो केवल अपने बारे में ही सोचती और उसके मुकाबले मालती की छोटी बहू साक्षी सबके बारे में सोचती। एक दिन छाया और साक्षी किचन में साथ खाना बना रहे होते हैं। तभी साक्षी छाया से कहती है, दीदी अब हम दोनों इस घर में हैं, तो अब कोई अच्छा सा लड़का देखकर अपनी बड़ी ननंद आनंदी की शादी कर देंगे, है ना दीदी? बात तो सही बोल रही है तू, लेकिन ऐसी काली कलूटी से कौन शादी करेगा? एक हो तो समझ आता है, लेकिन ये तो तीनों की तीनों पेंट का काला डब्बा है। अब ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी? काले गोरे से क्या फर्क पड़ता है? आप तो जानती हो हमारी तीनों ननद का स्वभाव कितना अच्छा है। वहम में मत जियो। ये तो जो हमें इतना अच्छा पति मिला है ना, वो बस इसीलिए मिला है क्योंकि हम सुंदर हैं। बोलने की बात है, वरना सब काला गोरा देखते ही हैं। दीदी आप मेरे सामने तो बोल देती हो, लेकिन ननदों के आगे मत बोलना, क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा। और वैसे भी मुझे दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता किसी के काले या गोरे होने से। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी तीनों ननद आनंदी, चंचल और नीतू शॉपिंग करके आते हैं और आनंदी बोलती है, अरे भाभी, आप तीनों यहाँ हो? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। चलो अब हम शॉपिंग से बहुत सारे कपड़े लेकर आए हैं, देख कर बताओ कैसे हैं। हाँ हाँ चलो, खड़ी क्यों हो? दोनों भाभी और तीनों ननद बाहर हॉल में आते हैं और कपड़े देखने लगते हैं और नीतू
एक रेड कलर की ड्रेस दिखाते हुए कहती है, ये देखो भाभी, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? ये पहनकर मैं अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जाऊंगी। अच्छा, दोस्त की पार्टी के लिए लाई है? कोई नहीं, मुझे लगा मेरे लिए लाई है। कोई बात नहीं दीदी, नीतू पहन लेगी तो आप भी पहन लेना, इसमें मुंह लटकाने वाली कौन सी बात है। हाँ, और वैसे भी जो हमारा है वो सब आपका ही तो है, आप ले लेना जो आपको चाहिए हो। कोई बात नहीं, मैं तो इसीलिए बोल रही थी क्योंकि ये रेड कलर नीतू पर ऐसा लगेगा जैसे लाल कपड़ा पहनकर कोई काला सांड आ गया। क्यों भाभी, मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी ये ड्रेस? तुम तीनों इतने चटक कपड़े मत पहना करो, तुम लोगों पर ऐसे रंग अच्छे नहीं लगते। ये रंग तो मेरे जैसे गोरे रंग वालों पर अच्छे लगते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मेरी ननद तो इतनी सुंदर है कि कुछ भी पहन ले सुंदर ही लगेगी। कोई बात नहीं भाभी, हमें पता है कि हम कितने गोरे हैं और कितने काले हैं, और वैसे भी ये ड्रेस भाभी को अच्छी लग रही है नीतू, तो भाभी को ही दे देना फिर। इतना बोलकर नीतू वो ड्रेस छाया को दे देती है और सब अपने कमरों में चले जाते हैं। इसी तरह छाया बातें घुमाकर तीनों को ताना मार ही दिया करती थी, लेकिन हमेशा उनके आगे साथ देने के लिए साक्षी खड़ी हो जाती थी। एक दिन छाया और साक्षी की सास मालती और तीनों ननद साथ में शादी में जा रहे होते हैं कि तभी छाया बीच में टोकते हुए कहती है, तुम तीनों पहले ही इतनी काली हो, ऊपर से तुमने मेकअप भी ऐसा कर लिया, कोई देखेगा तो डर जाएगा। भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? इतने भी बुरे नहीं लग रहे हम। दीदी तीनों इतनी प्यारी लग रही हैं और आप है कि मजाक कर रही हो। कोई इन्हें ऐसे देख लेगा ना तो वहीं बोल देगा कि मुझसे शादी कर लो। हाँ, अब ये कर भी क्या सकते हैं, कुछ भी कर लो, ये रहेंगी तो काली की काली ही, कुछ भी करने से ये गोरी थोड़ी ना हो जाएगी, हर जगह बेइज्जती करवा देती है। पहले ही बोल रही हूँ, मुझसे थोड़ा दूर रहना। छाया बहू सही बोल रही है, अब तुम तीनों की शादी की उम्र हो रही है, थोड़ा तो ढंग से रहा करो, तभी तो कोई पसंद करेगा। रहने दो माँ जी, ये बात तो आप भी जानती है, आपकी इन तीनों काली बेटियों को कोई पसंद नहीं करने वाला। अरे इनके लिए इन्हीं के लायक कोई हपसी सा देखना पड़ेगा। माँ, आप तो भाभी की तरफदारी करो मत, अब हम काले हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब दुनिया में हर कोई मेरी भाभीयों की तरह सुंदर और गोरा तो नहीं हो सकता ना। और होना भी क्यों है, जो जैसा है उसमें ही खुश है, और जिसे पसंद करना होगा वो ऐसे भी देख कर पसंद कर लेगा ना। चुप कर तू, तेरी खुद तो शादी हो गई है, अब मेरी बेटी को काले गोरे का ज्ञान दे रही है। मैं तुम तीनों को बता रही हूँ, जो तुम्हारी दोनों भाभी अपने मुंह पर लगाती हैं, वो तुम भी लगा लो, कुछ तो रंग साफ होगा तुम्हारा। आपने बोल दिया और हम तीनों गोरे हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? आज तक तो हम गोरे हुए नहीं, अब हो जाएंगे। क्या आप भी बिना बात के एक दूसरों से बहस कर रहे हो? माँ जी आप देख लेना, इन तीनों को बहुत अच्छे लड़कों का रिश्ता आएगा। जो हो नहीं सकता वो क्यों बोल रही हो? रिश्ते आने से शादी नहीं हो जाएंगी, रिश्ते आएंगे और देख कर चले जाएंगे और मना कर देंगे। जिसके बाद इतनी लड़ाई होने से वो शादी में जाना ही कैंसिल कर देते हैं। अब तो ये रोज का हो गया था, कोई ना कोई आकर तीनों नंदों की उनकी दोनों भाभी से तुलना करके उन्हें काला बोल दिया करता था। कई दिनों बाद आनंदी के लिए मोहित नाम के लड़के का रिश्ता आता है और कुछ दिनों बाद मोहित अपने भाई अरुण के साथ आनंदी को देखने आता है। मोहित और आनंदी आपस में बातें करके सबके साथ बैठे होते हैं और अरुण सबके सामने बोलता है, भैया भाभी तो बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई, आप बताओ आपको कैसी लगी? अरे तुम्हें इनसे शादी थोड़ी ना करनी है जो तुम राय दे रहे हो, अपने भैया से तो पूछो, उन्हें ये काली बीवी चलेगी? काली है आपके लिए होगी, मेरे लिए भाभी ही है, और मैं भैया की पसंद अच्छे से जानता हूँ, उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। क्यों भैया? हाँ, मुझे भी आनंदी बहुत पसंद आई। हमारे तो माँ बाप नहीं है, हम दोनों भाई ही हैं, और आनंदी से आज जितनी भी बात हुई मैं यकीन से बोल सकता हूँ, मेरे लिए आनंदी से अच्छा कोई और मिल ही नहीं सकता। तुम इतने गोरे चिट्टे अच्छे दिखते हो, तुम्हें आनंदी के साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आप आनंदी की भाभी हो, इसलिए आपको तो कम से कम ये नहीं बोलना चाहिए। आप घर वाले ही उसे ऐसा बोलते हो तो बाहर वाले तो बोलेंगे ही ना। हाँ मोहित सही बोल रहे हैं, मैं भी तो आप लोगों को यही समझा रही थी कि हमें दूसरों से मतलब नहीं होना चाहिए, हम लोगों को तो अपनी ननद अच्छी ही लगती है ना। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई अरुण की शादी भी आपकी छोटी बेटी चंचल से करवा दो। भैया मैं ये सोच ही रहा था कि मैं कैसे बोलूं, पर आपने मेरे मन की बात बोल दी।
बेटा आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम लोग इन तीनों के काले रंग को लेकर इन्हें कितना बुरा भला बोलते थे, और तुम हो कि उसके काले रंग की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया तुमने। हाँ, तुम तीनों मुझे माफ कर दो। अपने गोरे रंग के घमंड में मैं हमेशा तुम्हें ताने देती रही, कभी तुम्हारी भावनाओं को समझ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं भाभी, अब तो आप दोनों दीदी की शादी की तैयारी करो। अब तो दोनों की शादी जल्दी हो जाएगी, और भगवान की दया से दोनों जीजू इतने अच्छे मिले हैं जिनके दिल में गोरे काले का कोई भेद नहीं है। वो सबको एक समान समझते हैं। हाँ, क्योंकि कभी भी हमें इंसान को उसके रंग के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। इंसान को काला या गोरा उसका स्वभाव बनाता है, ना कि रंग। हाँ बहू, ये बात तो मैं इनकी माँ होकर भी नहीं समझ पाई, और तू इनकी भाभी होकर भी इनका साथ दे रही थी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ, आजकल की दुनिया यही है, मन से नहीं तन से लोगों के बारे में राय बनाती है। छाया और मालती को अपनी गलती समझ में आती है, और अब वो आगे कभी किसी के काले या गोरे रंग को लेकर भेदभाव नहीं करती। और कुछ दिनों बाद आनंदी और चंचल की शादी हो जाती है, और वो अपने ससुराल में खुशी से रहती है। थोड़े दिनों बाद ही नीतू के लिए भी बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आता है, और उसकी भी शादी कुछ दिनों बाद हो जाती है, जिसके बाद भाभी और ननद अपने अपने घरों में खुशी से रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।